हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी तैयारी भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने पिछले वीडियो में ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स और क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। ठीक है। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरी टीचिंग को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो बिना किसी देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में बन रहे हैं या उनका ट्रेड हो रहा है, ठीक, उन प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट के लिए फीजिबल बनाना और अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे चेंजेस करना जो कि लोकल मार्केट के लिए इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, या लोकल मार्केट में वो इजिली सेल आउट हो पाए। ठीक, इसी को क्या कहते हैं हम? ग्लोबलाइजेशन। A combination of the words globalization and localization used to describe a product or service that is developed and distributed globally but is also fashioned to accommodate the user or consumer in a local market. This means that the product or service may be tailored to conform with local laws, customs and consumer preference. तो वहाँ जो कंट्री है या जिस मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस मार्केट की जो कंट्री के जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, कस्टम्स हैं, लोगों के जो कल्चर हैं या कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। Hindustan Liver understood that to be successful in India, it needs to appeal to the rural customers who wanted the product but did not have the money to buy it. As a result, the products, mainly shampoos, were packaged in smaller portions costing very less money. This is how Hindustan Liver caters to the rural market in India. Shampoos like Lux and Sunsilk are sold in sachets costing ₹1 to ₹3 and are affordable for the रूरल पॉपुलेशन। अब देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या है? ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसके प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। लेकिन इंडिया की रूरल मार्केट में इसको पहुंचने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम शैम्पू की बड़ी बॉटल सेल करने की कोशिश करेंगे रूरल मार्केट में तो वहां शायद कोई नहीं खरीदे, क्योंकि देखिए उनके पास क्या है? शॉर्टेज ऑफ इनकम है, पैसे तो ज्यादा नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया? अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस किए और अपने प्रोडक्ट को एक सैशे के रूप में लेके आए। और क्यों? ताकि ये सैशे इजिली रूरल मार्केट में सेल हो सके, क्योंकि हर आदमी ₹1 to ₹3 अफोर्ड कर सकता है इन कंपैरिजन टू 100 to 200 रुपीज इन कॉन्टेक्स्ट टू रूरल मार्केट। ठीक है, तो हिंदुस्तान लिवर ने इसीलिए अपने जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज किया। उनको समझ में आ गया कि जो प्रोडक्ट उनको उस रूरल मार्केट में सेल करना है उसमें उनको काफी ज्यादा न्यू चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, जो कार कंपनीज होती हैं वो फॉरेन कंट्री में जब अपनी कार को सेल करती हैं तो उनकी जो स्टीयरिंग होती है वो लेफ्ट साइड होती है, राइट। लेकिन जब इंडियन मार्केट्स में वही कार सोल्ड आउट की जाती हैं तो उनकी स्टीयरिंग किधर होती है? राइट साइड में। ठीक है, अब ये चेंजेस इन्होंने क्यों? ताकि वो इजिली इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? जो ग्लोबल कंपनी थी उसने लोकल मार्केट के लिए या एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए अपने प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस लाए, मॉडिफिकेशंस किए। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। नाउ, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? अट्रैक्ट्स मोर कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक, अब
अगर जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं उनको लोकलाइज किया जाएगा, उनमें मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसको जो चाहिए अगर वो मिल रहा है तो कंज्यूमर इजीली परसुएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हायर प्रॉफिट्स। अब इससे क्या होगा, जितनी भी कंपनीज हैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या अपनी यूनिट चला रही हैं उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज एंड अवॉइड एथिकल इश्यूज। अब अगर हम किसी कंट्री में कोई बिजनेस यूनिट चल रही है, ठीक है, तो हम उस कंट्री के अकॉर्डिंग उस बिजनेस यूनिट चला रहे होंगे, वहाँ के जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस है, वहाँ का जो कल्चर है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक, तो अगर हम इन सब चीज का ध्यान रखेंगे तो एथिकल इश्यूज नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन कल्चर। अब अगर मैकडॉनल्ड्स इंडिया में नहीं आता तो शायद बर्गर का इतना ट्रेंड ना बढ़ता, है ना। हम फॉरेन कल्चर नहीं जान पाते क्योंकि ये इंडियन कल्चर तो है नहीं बर्गर, ये कहाँ से हमने अडेप्ट किया है, फॉरेन से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें फॉरेन कल्चर की भी नॉलेज हुई। अब नूडल्स की भी बात करें अगर, तो नूडल्स भी इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था, मोमोज, ये सब कहाँ से आया है, फॉरेन से आया है, राइट। तो अगर हम लोकलाइजेशन में या ग्लोबलाइजेशन में काम करेंगे या कंपनीज लोकलाइज हो जाएंगी तो ही क्या होगा, हमें फॉरेन कल्चर की भी नॉलेज हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब अगर कोई फॉरेन कंट्री की कोई एक बिजनेस यूनिट अगर इंडिया में स्टैब्लिश कर रहा है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स अगर इंडिया में स्टैब्लिश हुआ, ठीक, किसी पर्टिकुलर एक सिटी में स्टैब्लिश हुआ, तो वहाँ पे जो लोकलाइट्स हैं उन्हीं को हायर किया जाएगा, तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ ना। ठीक, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये चीज जरूर याद रखिएगा और अपने पेपर में कोशिश करिएगा, जरूर लिखिएगा। लोकलाइजेशन, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल, मतलब ग्लोबली सोचना है लेकिन एक्ट कैसे करना है, लोकल मार्केट के लिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने ये पिक्चर इसीलिए लगाई ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। देखिए इन्होंने बर्गर में कितने ज्यादा वेरिएशंस दिए और कंट्री टू कंट्री के हिसाब से इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा चेंजेस किए। ठीक है, जैसी वहाँ की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को उस तरह बनाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब अगर आपको किसी लोकल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करना है, ठीक है, तो आपको पहले उस मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए पूरी तरीके से, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बस बिजनेस यूनिट डाल दी देखा जाएगा कि प्रोडक्ट सेल होता है नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक हैवी इन्वेस्टमेंट होता है और ये जो लॉस है वो इररिप्लेसेबल होता है। ठीक है, आप कभी भी इस लॉस को कॉम्पनसेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको मार्केट काफी अच्छी तरह से एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसलिए काफी ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नीड एक्सपर्ट एडवाइस। अब अगर आपको मार्केट की रिसर्च करनी है, मार्केट एनालाइज करनी है, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की तो जरूरत पड़ेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो इस लाइन में, काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज हो और ये भी पता हो कि हमारे कंपटीशन में कौन सा है। क्योंकि देखिए आप मार्केट में काम कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लेके आए, वो बात ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं। ठीक, तो ये सब की नॉलेज कौन रखता है कि एक्सपर्ट ही रखता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। जैसा कि अब मैंने बताया आपको कि हमको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन बिजनेस फर्म्स को स्टैब्लिश करने के लिए, तो स्मॉल फर्म्स के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो ईजिली इसको अडेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल स्ट्रैटेजी ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। अब हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास उतने रिसोर्सेज ना हो या उतनी मैन पावर ना हो कि वो लोकल मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स को स्ट्रैटेजाइज कर पाए या लोकल मार्केट में आ पाए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ अब समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या रोल प्ले किया था। ठीक, India currently accounts for 2.7% of the world trade as of 2015,
up from 1.2% in 2006 according to the WTO. Until the liberalization of 1991, India was largely and intentionally isolated from the world markets to protect its fledgling economy and to achieve self-reliance. Foreign trade was subject to import tariffs, export taxes and quantitative restrictions, while foreign direct investment was restricted by upper limit equity participation, restrictions on technology transfer, export obligations and government approvals. These approvals were needed for nearly 60% of new FDI industrial sector. देखिए, बिफोर लिबरलाइजेशन इंडिया ने क्या किया था कि अपनी इकोनॉमी को सेव रखने के लिए इंडिया इंटरनेशनल मार्केट से आइसोलेटेड रहा, खुद को सेपरेट रखा और कोशिश करता रहा कि वो सेल्फ रिलायंट हो पाए. लेकिन क्या हुआ था कि ग्लोबल मार्केट में से आना पड़ा, ये ग्लोबलाइजेशन को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, जो कि हमने अपने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि बीओपी डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था और इंडिया फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रहा था. ठीक, अब इस फाइनेंशियल लॉस को ओवरकम करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ा, लोन लेना पड़ा IMF से या और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन से. ठीक, इसीलिए इंडिया फिर ग्लोबल मार्केट में एंटर कर गया. लेकिन उससे पहले इंडिया काफ़ी ज़्यादा खुद को आइसोलेटेड रखता था और कोशिश करता था कि वो सेल्फ रिलायंट हो पाए. ठीक, और क्या करता था, इंपोर्ट टैरिफ्स बहुत ज़्यादा थे. ठीक, एक्सपोर्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगा रखी थी, या अगर FDI होता भी था तो उसकी अपर लिमिट भी लगा रखी थी जिससे ट्रेड हो पाए. लेकिन इतना ज़्यादा कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वॉल्व ना हो पाए, ना इंडियन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाए. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि इंडिया कब ग्लोबल मार्केट में आया या इंडिया ने कब ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ना. अब देखते हैं कि इंडिया को क्या एडवांटेज मिला ग्लोबल होने का. ठीक, सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो गया. विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू जॉब्स अवेलेबिलिटी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स सेंटर्स इन इंडिया is very helpful in employing thousands of people. Another additional factor is cheap labor. This feature motivates big companies in the West to outsource employees from other regions and cause more employment. तो special economic zone जब यहाँ सेटअप हुई और cheap labor की वजह से इंडिया में क्या हुआ, जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन कॉम्पेंसेशन. अब जो फॉरेन कंपनीज थी वो क्या करने लगी, ज्यादा कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करने लगी इन कंपैरिजन टू हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो एम्प्लॉयज थे वो भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगे. ठीक, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन द लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू डोमेस्टिक कंपनीज ड्यू टू द स्किल एंड नॉलेज ऑफ फॉरेन कंपनी ऑफर्स. दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरेशन ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, लोगों कॉम्पेंसेशन, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ने लगी क्योंकि लोगों की ज़्यादा इनकम भी होने लगी. फिर ग्लोबल मार्केट के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगे तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुद को एक स्टैंडर्डाइज कर दिए, एक अपना एक लेवल बना लिया. ठीक, with the outbreak of the globalization, Indian economy and standard of living of an individual has increased. This change is notified with the purchasing behavior of a person, especially with those who are associated with foreign companies. Hence, many cities are undergoing a better standard of living along with the business development. अब जब लोग employed होना शुरू हो गए, उनकी इनकम जनरेट होना शुरू हो गई, तो लोगों का परचेजिंग बिहेवियर चेंज हो गया. ठीक है, जहाँ पहले वो थोड़े से लो क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदते थे वो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदने लगे, है ना. सेकेंडली, अब कोई सिटी में अगर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स इस्टेब्लिश हो रही हैं और इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो क्या है, वो कंट्री या वो सिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती है और उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है. जैसे हम मुंबई की बात कर लें, चंडीगढ़ की बात कर लें, तो ये सब जगह ऐसी जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, है ना. तो वहाँ पे लोगों का जो रहने का तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी और जगह से अलग है. ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था. ठीक है, आपका एक जो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एट फर्म और कॉर्पोरेट लेवल, मैंने इसके लिए देखा था पेपर में आपके इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया है. ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं बिल्कुल इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी. ठीक है,
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।